हाय एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंड हमने ऑलरेडी 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रॉम 2016 टू 2019 कवर कर रखे हैं। मतलब 2016 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चंस थे उनको हमने अच्छे से समझा था और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इस वीडियो में हम 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर आ कैसा रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्जामिन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो अर्बनाइजेशन का लेवल बताना है इंडिपेंडेंस के बाद। सो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ गई थी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी एंड जो अर्बन सेंटर्स थे वो भी बढ़ रहे थे, नए नए टाउन्स आ रहे थे एंड ग्रोथ रेट जो थी ऑफ अर्बनाइजेशन वो कम हो गई थी। सो अब सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है जिसमें सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपकी स्क्रीन पे आंसर्स आते हैं वो जस्ट एक आइडिया है और ये पूरा आंसर नहीं है। आंसर थोड़ा और बड़ा होगा 5 मार्क्स वाले में। ये सिर्फ मैं 5 पॉइंट्स दूंगी लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला बता देती हूँ कि इसमें बोला हुआ है डिफाइन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पता है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। इसके हमें फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो बोले या ना बोले हमें लिखना पड़ेगा। फिर बोला हुआ है elaborate any 4 geographical factor that influence distribution of population in the world। कि भाई पॉपुलेशन ऐसा होता है ना, जैसे ये वर्ल्ड है तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। सो ऐसा क्यों है, इसके 4 रीज़न बताओ। सो ये 4 रीज़न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं लेकिन आपको इन चारों को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं जस्ट हेडिंग्स दे रही हूँ आपको। सो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट कैसा है कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। एंड देन है सॉइल, मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म। और ये पॉइंट्स जो हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ यही मत लिख कर आ जाना पेपर में। सबसे पहले तो इसको बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ये बेसिकली आपने देखा होगा कि जब लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ, इसको कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। सो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, यानी कि बहुत पुरानी एक्टिविटी है और सबसे बेसिक एक्टिविटी है ये। देन नेक्स्ट है कि जो हर्डर्स होते हैं, यानी कि जो लोग अपने जानवरों को लेके जाते हैं उन्हें हर्डर्स कहते हैं। वो अपना पूरा जो लाइफ है वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इन सब ये सब उन्हें एनिमल्स ही देते हैं, यानी कि खाना ये सब चीज़ें उन्हें एनिमल्स से ही मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आपने देखा ही होगा, मैं फ़ोटो में भी दिखा देती हूँ कि जैसे ये फ़ोटो आ रही है। सो यहाँ पे है ना, ये लोग अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, कभी एक जगह नहीं टिकते। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर। देन पॉइंट है नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी अच्छी खासी वेराइटी होती है इनके पास। एंड नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड हैव बिन डिक्रीजिंग। इनकी जो अब क्योंकि क्या है ना, डेवलपमेंट हो रही है तो इसलिए अब कोई भी इंसान जल्दी से अपनी जगह छोड़ के क्यों जाएगा। सो अब ये लोग सेटल हो रहे हैं तो इनकी जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं हाई टेक इंडस्ट्री के। सो सबसे पहले तो ये लेटेस्ट जनरेशन है किसी भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए। एंड ये इंडस्ट्री बेस होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं दे आर हाईली स्किल्ड एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। एंड यहाँ पे आपको रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड एंड दे आर जर्नली रीजनली कंसंट्रेटेड। सो 5 पॉइंट्स बताने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस
एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कोई भी लिक्विड चीज़, कोई भी गैस वाली चीज़, ठीक है ना। एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। न्यूजीलैंड में पाइपलाइन से मिल्क तक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्री, यानी कि फार्म से वहाँ से जो फैक्ट्रीज तक दूध कैसे जाता है, पाइपलाइंस के थ्रू। 17% ऑफ ऑल फ्राइट पर टोन किलोमीटर इज कैरिड थ्रू पाइपलाइन इन USA. Pipelines are used to connect oil well to refineries and to port or domestic markets. अब क्वेश्चन नंबर 18 है इरेक्टिक मानसून। इरेक्टेड मतलब इरेगुलर, कि भाई कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि फसलें कम होती हैं। सो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की एग्रीकल्चर की। सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सो इरेक्टिक मानसून के बारे में तो हम ये कहेंगे कि भाई इरिगेशन जो है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में सिर्फ 33% लैंड ही है जो इरिगेशन के थ्रू कवर किया जाता है। एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कैनाल वाटर। देन जो रेनफॉल होती है राजस्थान में वो बिल्कुल बहुत ही कम होती है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया भी है। फिर है कि द एरिया रिसीविंग हायर एनुअल रेनफॉल, तो जो और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है लेकिन वहाँ पे भी फ्लड वगैरह की वजह से जो जितनी भी खेती होती है वो बेकार हो जाती है। ड्रॉट जो है एक बहुत ही कॉमन रीज़न है लो रेनफॉल का, और लो रेनफॉल की वजह से ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट मतलब कि अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है एंड काफ़ी बुरी तरीके से फ्लड्स भी देखा गया है रिसेंटली, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान में। सो ये सारे बता रखे हैं कि इरेक्टिक मानसून की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में। देन है लो प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे जो फील्ड प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि USA, जापान, रशिया। और यहाँ पे जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। द प्रोडक्टिविटी इन रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया वो एरियाज़ होते हैं जो जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल बारिश पे डिपेंड होता है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इरीगेटेड एरिया। देन क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन करना एग्जांपल्स के साथ वो फैक्टर्स दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। सो सबसे पहले तो हुगली रिवर जो है उससे बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इट प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्ट। कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट्स फैसिलिटेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इन दो पोर्ट्स से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब सामान को अंदर बाहर कर सकता है कंट्री के, मतलब कंट्री के हम बाहर भी ले जा सकते हैं और बाहर की कंट्रीज़ का सामान भी हम इजीली ले लेते हैं। पावर अवेलेबल फ्रॉम दामोदर वैली एंड कोल फील्ड फ्रॉम छोटा नागपुर रीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लाइक जूट फ्रॉम नियर बाय एरियाज। Cheap labor available from thickly populated part of Bihar and eastern Uttar Pradesh and Odisha. Kolkata was well connected with interior parts of railway lines and road routes, क्योंकि अगर कोलकाता जैसे यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे कोलकाता है, सो यहाँ पे बाहर से आ जाते हैं एंड देन कोलकाता बहुत अच्छे से उसकी जो रोड्स है वो कनेक्ट है बाकी स्टेट से, तो बाकी स्टेट्स में चला जाता है जो भी सामान बाहर से आता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, पेपर टेक्सटाइल, ये सब। देन ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसके बाद मैप शुरू हो जाएगा। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन वर्ल्ड। हमें इसको बताना है कैसे। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे कि उसकी जो टोटल लेंथ है इट इज़ 42 लाख किलोमीटर। Road concentrated in and around urban areas, rural and remote areas. Concentration of golden quadrilateral and north, south, east, west corridors. Many super expressway have been built. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर में से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन पेपर में कैसे होगा। देन फिर हम स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 से आपके मैप शुरू हो जाएंगे और ये 5 मार्क्स के होंगे। पहले हिंदी में लिखा होगा, देन इंग्लिश में लिखा होगा। पहले आपको वर्ल्ड मैप मार्क करने को बोलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपको
इंडिया का मैप मार्क करने को बोलेंगे। देन उसके बाद आपको एक मैप ऐसे देंगे जिसमें ये सारे लिखे ना ABCD, एंड देन उसके बाद आपको एक खाली इंडिया का मैप देंगे जो आपको फिल करना पड़ेगा। सो अभी हमारा मेन कंसंट्रेशन वर्ल्ड मैप पर है, तो अभी हम उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अब हम 2019 का क्वेश्चन उठा रहे हैं जो उसमें आया था, आइडेंटिफाई द 5 जोग्राफिकल फीचर्स शोन ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड ABCDE। सो ये जो ABCDE है ये मैप में मार्क होगा, जैसे कि अभी हमने देखा। राइट देयर करेक्ट नेम ऑन द लाइन्स ड्रॉन नियर देम। तो जो लाइन्स बनी हुई थी उनके ऊपर नाम लिखना है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो ये कुछ हिंट्स देते हैं और ये खुद मार्क करके देते हैं। आपको देखना पड़ता है कि कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री कौन सी सिटी है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले है एन इंडस्ट्रियल रीजन। सो ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है जान पूछ के, क्योंकि इसका आंसर आप मुझे देंगे और वीडियो के एंड तक आते आते आपको पता चल जाएगा कि कैसे देना है। सो नेक्स्ट है अ मेजर सी पोर्ट। तो ये बी पर है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसमें बी नंबर कहाँ पे है, बी जो अल्फ़ाबेट है वो यहाँ लिखा हुआ है। सो हमें जब आप याद करेंगे कि सी पोर्ट है कहाँ पे, सो इसमें जो इस एरिया में है साउथ अमेरिका में, ये वाली साइड पर जो सी पोर्ट पड़ता है उसका नाम है वेलपेराइजो। देन सी है द टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे तो ऑस्ट्रेलिया का होता है और सी जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे ही मार्क हो रखा है। यहाँ पे जो बिल्कुल एंड पे पड़ता है वो है पर्थ, और ये बहुत मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है। अभी आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है उसका जो स्टेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल एंड में पड़ता है, पर्थ। देन डी है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो आप ये नहीं कि भाई कहीं पे भी मार्क कर देंगे, अगर उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है कि भाई यहाँ पे बताओ। सो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। सो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो मैंने पेरिस लिखा हुआ है इसलिए आप ईजिली बता सकते हैं कि भाई ये कौन से एयरपोर्ट की बात हो रही है। बट स्टिल अगर एग्ज़ाम में ऐसे नहीं समझ में आए तो आप इसके लिए एक और ट्रिक लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है आप उसमें ध्यान से देखिएगा, ये तो इंग्लिश वाला होता है हमारे लिए, राइट। और ये जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए होते हैं क्वेश्चंस, उनमें कभी कभार उन्होंने ऐसे पूछा होता है, जैसे कि वही क्वेश्चन जो था, नेम एनी वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ फ्रांस। सो यहाँ पे फ्रांस है तो इससे हमें पता चल गया कि वो जो कंट्री मार्क हो रखी थी वो फ्रांस है। अब मैंने काफ़ी क्वेश्चन पेपर देखे हैं इसलिए ये 80% ही सही जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो दे रखा है वो अलग कंट्री होती है और जो हमें मार्क करके दे रखी है वो अलग क्वेश्चन होता है, वो अलग कंट्री होती है। बट 80% तो ये सही जाता है, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। सो जैसे कि यहाँ पे वो दे रखा है कि नेम एनी वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ फ्रांस, तो आपको पता चल गया फ्रांस के बारे में। ये जो कंट्री मार्क करके दी थी उन्होंने वो फ्रांस की थी। सो अब जब आप याद करके तो जाएंगे ही कि भाई फ्रांस का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फेमस वो है पेरिस। देन ई है मेगा सिटी। तो अब हमें मेगा सिटी बतानी है। सो यहाँ पे इन्होंने मार्क करके दिया था। सो यहाँ पे फिर से आप दोबारा से उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मेगा सिटी ऑफ फिलीपींस। सो फिलीपींस की मेगा सिटी पूछी हुई है। अगर आपको मैप में समझ ना आए तो, वैसे तो आपको मैप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो ही जाता है, आइडिया लग ही जाता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। बट स्टिल आपकी बुक के पेज नंबर 99 में ये सारी मेगा कंट्रीज़ बता रखी हैं, कंट्री और उनके मेगा सिटीज़, सॉरी मेगा कंट्री निकल गया मुँह से, कंट्री और उसकी मेगा सिटीज़ बता रखी है। सो ये तो आप याद करके जाना ही पड़ेगा। सो हमें पता है कि भाई फिलीपींस कहाँ पर है, तो अगर हम ये पता लगा सकते हो तो आप ये याद करके जाएंगे। अब आपने फिलीपींस ढूंढ लिया कि भाई वो जो मैप में मार्क हो रखा है वो फिलीपींस है। सो इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी मेगा सिटी है। मेनेलिया इसका नाम है। तो इस वजह से ये जो मेगा सिटीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ दे रखी है उनकी मेगा सिटीज़ के बारे में आपको अच्छे से याद करके जाना है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की तरफ कोई मार्क करके दिया रखा है तो आपको पता है कि भाई इंडिया की जो मेगा सिटी है वो बॉम्बे है, दिल्ली है, तो आप उसके हिसाब से उसे लिख सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन था द स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसका गलती से मैं मार्क करना भूल गई हूँ। सो इसका आंसर है गोवा, जो कि यहाँ पे पड़ता है स्टेट जहाँ पे अर्बनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल है। नेक्स्ट है द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। सो ऐसी कौन सी स्टेट है जो कि कॉफ़ी की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है? सो वो है कर्नाटका। एंड आपको पेपर में जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही सेम 1 2 3 4 करना पड़ेगा। अगर उन्होंने यहाँ पे रोमन नंबर लिखे है तो आपको यहाँ पे रोमन नंबर लिखने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे नंबरिंग होगी ABCD कुछ भी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जब मैप आपको मिलेगा खाली, उसमें आप मार्क करना। नेक्स्ट है 3 एन ऑयल रिफाइनरी इन हरियाणा। सो वो है पानीपत। देन नेक्स्ट है द स्टील प्लांट सेटअप इन कोलाब्रेशन विद UK। सो ये अब हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ये वाला, कि कौन सी ऐसा स्टील प्लांट है जो UK के साथ था। काफ़ी सारे 2-3 हमने पढ़े थे, एक जर्मनी के साथ था, एक रशिया के साथ था। तो जो स्टील प्लांट UK के साथ कोलाब्रेशन में सेटअप किया गया था वो था दुर्गापुर, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन असम। सो यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता लिखना, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है। सो वो कौन सा है? गुवाहाटी। 6th है द मेजर सी पोर्ट इन उड़ीसा। सो इसका आंसर है प्रायद्वीप। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। हेड क्वार्टर जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में है, सो इसका आंसर है गोरखपुर। ये यहाँ पे पड़ता है इस एरिया में। देन नेक्स्ट है सिंगारेनिंग कोल माइन। सो जब आप कोल माइंस करेंगे, सो आपको ये इंपॉर्टेंट कुछ कोल माइंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हैं। सो ये पड़ती है तेलंगाना इस साइड पे। ओके।